राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के क्रम में तमिलनाडु, केरल, आसाम, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल विधानसभा का मैं अपना अनुमानित रिजल्ट 8-10 दिन पहले बनाकर YouTube में डाल चुका हूं। आप सबसे निवेदन, सुनिएगा जरूर और रिजल्ट में मिलाइएगा। आज महिला आरक्षण जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में 17 अप्रैल को लोकसभा में मोदी सरकार ने पेश किया और वो 54 वोट से गिर गया, अर्थात 2/3 बहुमत। संविधान संशोधन 131 पूरा नहीं हो पाया। इसी के गणित और टेक्निकल पक्ष आरक्षण 33% महिलाओं को और इसके पीछे की राजनीति को आज इस विश्लेषण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, देश में जातिगत जनगणना चल रहा है। मेरे घर का काउंटिंग हो चुका है। मेरे घर में एक पतला स्टील का या लोहे का प्लेट घर में लग चुका है। नंबरिंग हो चुका है। पहले क्रम में मकान, फिर दूसरे क्रम में इंसान की गिनती, आर्थिक, सामाजिक और अन्य जो जानकारियां हैं। अचानक मोदी सरकार ने 17 अप्रैल को काफी डिस्कशन के बाद लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश क्यों किया? ठीक है, इसमें दो राय नहीं कि 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना तय हो चुका है। वो तब देना ही पड़ेगा क्योंकि वो कानून बन चुका है, दोनों सदनों से पास होकर और राष्ट्रपति महोदया से दस्तखत होकर। लेकिन ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, ये 2029 में 33% आरक्षण के प्रावधान को तय करता है। आधार माना गया 2011 के जनगणना के आधार पर 816 सीट लोकसभा में होगी और 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी, डीएमके, टीएमसी और अन्य जो यूपीए के घटक दल हैं, ऐन चुनाव के समय उन्होंने इस बिल के विरोध में वोट डाला और 298 वोट पक्ष में पड़े और विपक्ष में 230 वोट पड़े। अब बात करते हैं इसके राजनीतिक पहलू क्या हो सकता है, क्यों लाया अचानक चुनाव के समय मोदी सरकार जी। मेरे को लगता था, यह लगता है, था तो नहीं, कि तमिलनाडु, हालांकि असम में चुनाव हो गया, केरल में चुनाव हो गया, पुडुचेरी में वोट पड़ चुका जब ये बिल लाया गया 23 तारीख को, 2 दिन बाद, बल्कि परसों ही तमिलनाडु में और 23 और 29 को वेस्ट बंगाल में वोट पड़ने हैं। मोदी सरकार ये साबित करना चाहती थी कि डीएमके और टीएमसी और कांग्रेस महिला विरोधी है। इन्होंने महिलाओं को 2029 में 33% जो आरक्षण मिलना है उसका इन्होंने विरोध किया और ये बिल पास होने नहीं दिया। कांग्रेस का अपना पक्ष है, डीएमके का अपना पक्ष है। वो परिसीमन को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, वो साउथ में सीटें कम होने का प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान देना, आज भी तो साउथ में सीट कम है। उत्तर प्रदेश में 80, तो तमिलनाडु में 39, केरल में 20, तो बिहार में 40, आंध्र प्रदेश में, जहां तक मेरे को याद है, 28, तो मध्य प्रदेश में 29, तेलंगाना में 17, तो गुजरात में 22। तो आज भी बिना परिसीमन के, आज भी तो नॉर्थ इंडिया में साउथ से ज्यादा सीटें हैं। फिर ये कौन सी नई बात आ गई कि नए परिसीमन में साउथ की सीटें घटा दी जाएंगी? भाई, एक फार्मूला बनेगा, इतने मतदाताओं के आधार पर इतना सीट, और उस रेशियो के आधार पर पूरे राज्यों में लोकसभा की सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। आज क्या स्थिति है? परिसीमन क्यों जरूरी है? आज मलकानगिरी, उड़ीसा में, यूपी के गाजियाबाद में और अन्य जगह 38, 39, 29 लाख वोटर हैं लोकसभा में। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, अन्य लोकसभा सीटें में 1.5 लाख, 1,80,000
ये कौन सा तरीका हुआ? छत्तीसगढ़ में 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख। भाई पूरे देश में ये प्रयास होना चाहिए कि लोकसभा की सीटें बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो और उसके रेशियो में मतदाता के हिसाब से लोकसभा का सीटें राज्यों को दी जाए। इतना आसान बात है ये, इसमें विरोध कि क्या क्या प्रश्न है? ठीक है, राजनीति है तो राजनीति तो करेंगे सब, सत्ता दल भी कर रहा है तो विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन एक आम आदमी को ये समझना चाहिए या समझ में आता है कि अगर रेशियो के अनुपात में एक भी सीट का हेरफेर होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा और फिर जो फार्मूला बनेगा उससे किसी की भी सरकार हो केंद्र में वो हिल नहीं सकती, डोल नहीं सकती। अब असली जो पॉइंट था कि दो राज्यों में अगर तमिलनाडु में एआईडीएमके की सरकार और वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है, क्योंकि एआईडीएमके के साथ बीजेपी है, दिनकरन की पार्टी है, एएमएमके की पार्टी है, टीएमसी है, तमिल महिला कांग्रेस। मेरे को लगता है कि अगर तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ और वेस्ट बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी देश को चिल्ला चिल्लाकर फिर बोलेंगे कि इन लोगों ने महिला आरक्षण का विरोध किया इसलिए इनकी ये दशा हुई। और फिर परसेंटेज भी आ जाते हैं कि महिलाओं ने किस पार्टी को कितना परसेंट वोट दिया। मेरे को लगता है कि सत्ता पक्ष ने एक जोरदार राजनीति का दांव खेला, नियमों के तहत, कानून के तहत, संविधान के तहत, कि डीएमके, टीएमसी और कांग्रेस को घोर महिला विरोधी बताया जाए और विधानसभा चुनाव में महिलाएं इनसे नाराज होकर बीजेपी या एनडीए को वोट करें और उनकी सरकार बने। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि 2029 में नए परिसीमन में चुनाव होना चाहिए। 816 सीट अगर सरकार ला रही है इसका भी मैं कोई गलत नहीं मानता। 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। कोटा विद इन कोटा ये समझ में नहीं आता। देखिए, संविधान ने स्पष्ट माना है कि आरक्षण से किसी की भी प्रगति उन्नति नहीं होती। आरक्षण एक सहारा है, इस संविधान सभा में चर्चा है। और फिर आजादी के बाद से आप देख लीजिए 75 सालों में कितने परसेंट लोगों को आरक्षण का लाभ मिला। आरक्षित व्यक्ति अगर कलेक्टर बन गया उसके बाद भी उसके बच्चे को, फिर उसके बच्चे को, फिर उसके बच्चे को। अब गरीब तो गरीब है। मेरे को लगता है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है, समावेशी रूप से आगे बढ़ना है, तो शिक्षा व्यवस्था को एक रूप में लाना पड़ेगा और सबको शिक्षित कर उनको आगे बढ़ने का मौका देना पड़ेगा। अत्याचार अन्याय के खिलाफ चाहे किसी भी वर्ग के साथ हो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। खैर विषय अलग है, आरक्षण ही है। कुल मिलाकर मोदी जी का ये दांव तमिलनाडु और केरल को लेकर राजनीतिक रूप से था। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे सच से साक्षात्कार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर और फॉरवर्ड करिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।